नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 26 अक्टूबर है और आज की क्लास में हम 26 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज है, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं के करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी समय आप लोग के साथ करंट अफेयर्स की क्लास में मिलूंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना की आधारशिला की है। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कितने 100 करोड़ की? तो 3400 करोड़ रुपए से की अधिक की परियोजना है ये। और ये किस राज्य में रखी गई है? गुजरात में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। आप लोग साथ में आंसर भी करते हुए चलिए, मैं सब लोग के आंसर्स को भी देख रही हूँ। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3400 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस परियोजना में देखा जाए तो रोपवे परियोजना को भी शामिल किया गया है। ठीक है, रोपवे परियोजना को भी शामिल किया गया है, जिसमें से देखा जाए गौरी कुंड से केदारनाथ को एक रोपवे जो होगा वो गौरी कुंड को केदारनाथ से, और दूसरा देखा जाए तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जोड़ेगा। ठीक है, ये जो दो रोपवे परियोजना शामिल की गई, इसमें से भी देखा जाए जो हेमकुंड रोपवे है वो किसको जोड़ा? घांगरिया को जोड़ा। और घांगरिया, ध्यान रखिएगा, ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार क्या है? घांगरिया। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए तो कुछ सड़क चौड़ीकरण परियोजना का भी आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि करीब 1000 करोड़ रुपए तक की है। और इस सड़क चौड़ीकरण जो परियोजना है, इसमें देखा जाए माना से माना दर्रा, ठीक है, जो कि हाईवे, नेशनल हाईवे 07, और जोशीमठ से मल्लारी, जो कि नेशनल हाईवे 107B शामिल किया गया। ठीक है, तो इसमें रोपवे परियोजना, सड़क चौड़ीकरण परियोजना, ये सारी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उत्तराखंड के दौरे पे थे और जब इन परियोजनाओं की वो आधारशिला रख रहे थे, तो इसी दौरान उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का भी पूजा अर्चना किया। ठीक है, वहां जाके उन्होंने दर्शन किया। चलिए, यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि विश्व विरासत सूची में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष शामिल किया गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और उसके पहले हम थोड़ा सा उत्तराखंड के भी बारे में देख लेते हैं। देखिए, आपके सामने इंडिया का मैप खुला हुआ है और हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है, ये देखिए उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग जब ये हुआ था, इसका नाम उत्तरांचल था, और वर्ष 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। देखिए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से किस तारीख को अलग हुआ था, और वो वर्ष भी बताइए। और मैंने लेकिन आपको बता तो दिया कि उत्तरांचल प्रारंभ में इसका नाम था और 2007 में इसको उत्तराखंड कहा गया। उत्तराखंड के देखा जाए, अगर सीमाओं को देखा जाए तो इसकी 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। एक तो आपका देखा जाए चाइना, दूसरा देखा जाए नेपाल। और इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं यहाँ पे राज्यों से, तो हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। उत्तराखंड के हम राजधानी की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल है वो है गुरमीत सिंह, जो है इसके गवर्नर है। और पुष्कर सिंह धामी वर्तमान के मुख्यमंत्री यानी कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा में उत्तराखंड की जो सीट है वो है 3, और वही बात करें लोकसभा की तो 5 सीटें जो है वो लोकसभा की है, इसमें उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। हम लोगों ने उत्तराखंड से संबंधित कुछ और भी तथ्यों को प्रीवियस वीडियोस में देखा। जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को आप देख लीजिए, कुछ और भी तथ्य है जो हमें देखने को मिलेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हेडक्वार्टर वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022 से जीता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो वायुसेना नगर, जो कि कहाँ पे? नागपुर का है, महाराष्ट्र, वहां पे वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई। इसमें हमें विनर का नाम पूछ रहा है, कौन विजेता रहा है? पश्चिमी वायुसेना, वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान या फिर उत्तरी वायु कमान। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है,
पूर्वी या पश्चिमी जो वायु कमान है वो से जो आपका वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022 से इसकी विजेता रही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर भी करते रहिए। आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो जो पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायुसेना ने वायुसेना लॉन टेनिस 2022 से इसको जीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा पश्चिमी वायु कमान। इसमें जो फाइनल मैच में देखा जाए वेस्टर्न एयर कमांड और ट्रेनिंग कमांड के बीच में खेला गया था। वायुसेना टेनिस चैंपियनशिप 2022 से इसका जो मुख्यालय वायुसेना नगर में आयोजित किया गया था। ये जो वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022 से इसका जो हुआ था वो वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित किया गया था। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पर लॉन टेनिस चैंपियनशिप जो वायुसेना की थी उसके विजेता कौन था, तो पश्चिमी वायुसेना कमान था। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन से पहले आप मुझे बताइए वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? लद्दाख ज्ञान गुरु क्विज को, केरल ज्ञान गुरु क्विज को, गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को, या फिर मेघालय ज्ञान गुरु क्विज को? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या को देखा जाए तो गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, लंदन में स्थान मिला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। गुजरात, यहाँ पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए ये भारतीय मूल के हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सम्मान का ये समय है। ठीक है, काफी हमें गर्व महसूस करना चाहिए। एक भारतीय मूल के व्यक्ति ये आज यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने। वही यूनाइटेड किंगडम जो कभी भारत पे शासन किया करता था और आज वहां का प्रधानमंत्री भारतीय मूल है। तो इसका जो देखिए विकल्प क्या है, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक या फिर टोनी ब्लेयर। तो देखिए इस समय जो है ये प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं वो है ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक जो है ये यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने। इन्होंने देखा जाए ये लिज ट्रस का स्थान लिया था। उसके पहले बोरिस जॉनसन जो थे वो प्रधानमंत्री थे कहाँ के, ब्रिटेन के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे इनकी तस्वीर है। ठीक है, ऋषि सुनक और ये भारतीय मूल के हैं। और ध्यान रखिएगा ये वहां के यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहले वहां के वित्त मंत्री हुआ करते थे। और ये इन्होंने ये देखा जाए किस पार्टी से है, तो कंजर्वेटिव पार्टी से है ऋषि सुनक। और कंजर्वेटिव पार्टी ने इनको अपना लीडर चुना है। और इन्होंने मात्र 45 दिन तक रही थी लिज ट्रस। ठीक है, लिज ट्रस का इन्होंने प्लेस लिया है। मात्र 45 दिनों के मतलब कार्यकाल के बाद उन्होंने लिज ट्रस ने अपने स्थान से यानी कि इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। और सबसे कम दिनों तक रहने वाली वहां के प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद ऋषि सुनक जो है वहां के सुनक जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री बने यूनाइटेड किंगडम के। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित की गई है? ठीक है, तो अभी देखिएगा हाल फिलहाल में ये खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित किया गया है। किस शहर में? देहरादून में, नई दिल्ली में, भोपाल में या फिर मुंबई में? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, नई दिल्ली में खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का ये पहला जो है आयोजन था, लीग था ये। और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आईजी स्टेडियम में, ध्यान रखिएगा कौन से स्टेडियम में, आईजी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। 20 से लेकर के 23 अक्टूबर 2020 के बीच में किया गया, 2022 के बीच में माफ करिएगा। 3 दिनों तक इसका आयोजन किया गया। किसका? पहला खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का। ठीक है, कहाँ पे? राजधानी दिल्ली में किया गया। कौन से स्टेडियम में? आईजी स्टेडियम में। इस लीग में देखा जाए ये लीग किसके द्वारा जो है आयोजित की गई थी, तो ये जूडो फेडरेशन लीग जो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग के द्वारा इस लीग का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में देखा जाए 4 समूहों में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें सबसे जो है सब जूनियर जो कि देखा जाए 12 से लेकर के 15 वर्ष तक के जो बच्चे थे उन्होंने भाग लिया। उसके बाद कैडेट यानी कि 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए। फिर जूनियर यानी कि 15 से लेकर के 20 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। और फिर सीनियर यानी कि 20 वर्ष या उससे अधिक। तो ये 4 समूहों में जो है खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कौन से स्टेडियम में? आईजी स्टेडियम में किया गया। और ये आयोजित किसके द्वारा किया गया? तो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया
और युवा कार्यक्रम और खेल विभाग मंत्रालय का जो खेल मंत्रालय के खेल विभाग के द्वारा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज की नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प क्या है, 6 से लेकर के 10 वर्ष, 2 से लेकर के 5 वर्ष, 3 से लेकर के 8 वर्ष या फिर 7 से लेकर के 10 वर्ष। दोस्तों आप लोग साथ में आंसर भी करते रहा करिए। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय परिचर्चा की जो रूपरेखा 2022 तैयार की गई है, तो ध्यान रखिएगा ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी उसी के तहत जो है, उसी के सुझाव के आधार पे ये नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। और किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, यानी कि 3 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों के लिए नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। किसके सुझाव के आधार पे, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सुझाव के आधार पे। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो वर्तमान में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 20 अक्टूबर को फाउंडेशन स्टेज के लिए नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा की जो रूपरेखा है उसको लॉन्च किया है। ये जो सुझाव, ये जो नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीएफ जो है, उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझाव के आधार पे जो है तैयार किया गया। ध्यान रखिएगा जो कुछ भी इसमें सुझाव दिया गया उन सब को ध्यान में रख करके इस पूरे फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है। और इस पूरे फ्रेमवर्क में जो स्कूली शिक्षा के लिए जो है एनसीएफ को 4 चरणों में बांटा गया है। एक आपका फाउंडेशन, दूसरा देखा जाए प्रिपरेटरी, फिर तीसरा देखा जाए मध्य और फिर माध्यमिक चरण। ठीक है, जो इसमें फाउंडेशन है, जो फाउंडेशनल स्टेज है एनसीएफ का नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क का, वो 3 से 8 वर्ष के जो है बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों के लिए जो है इसको किया गया है। 3 से 8 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए देश के पहले एकीकृत एनसीएफ पे ध्यान रखिएगा। और इससे जो है पूरे जो बच्चों का, यानी कि इससे समग्र दृष्टिकोण के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता व्यापक रूप से बेहतर होगी। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चों में एक समग्र विकास हो सकेगा। ठीक है, उनको एक व्यापक गुणवत्ता वाली जो है शिक्षा मिल सकेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये जो नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क है वो बच्चों की शिक्षा के लिए किस पे आधारित है, तो किस पंचकोश की अवधारणा को बताया। ठीक है, इसमें पूरे फ्रेमवर्क में बताया है कि किस लिए बच्चों को जो है पंचकोश की अवधारणा के आधार पर शिक्षा देना चाहिए। अगर पंचकोश की बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो अवधारणा है वो हमारे एक उपनिषद से लिया गया है, जो कि क्या नाम है, तैत्तिरीय उपनिषद से। और तैत्तिरीय उपनिषद जो कि किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से। ध्यान रखिएगा पंचकोश की अवधारणा का उल्लेख किस उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में। और तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से, यजुर्वेद से। पंचकोश है क्या दोस्तों, ये जान लो। तो एक तरीके से ज्ञान की 5 परतें हैं। ठीक है, और इसी पंचकोश के माध्यम से देखा जाए जो बच्चों के संपूर्ण विकास के रूप में इसको परिभाषित किया गया है कि इस पंचकोश से किस तरीके से बच्चे का संपूर्ण विकास हो सकेगा, ये चीज बताया। क्या है ये पंचकोश, तो देखा जाए पंचकोश में क्या शामिल है। जो है अन्नमय कोश, यानी कि भौतिक परत, जो बच्चे का देखा जाए जो शारीरिक विकास हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। प्राणमय कोश, यानी कि जीवन शक्ति ऊर्जा परत। मनोमय कोश, यानी कि मन की परत, जिसमें क्या बात की, भावनात्मक जो विकास हो रहा है उसका, बच्चे का जो मानसिक विकास हो रहा है उसको शामिल किया है। विज्ञानमय कोश, यानी कि बौद्धिक विकास जो बच्चे का हो रहा है वो। और अगला देखा जाए आनंदमय कोश, यानी कि आंतरिक परत, इसको हम आध्यात्मिक विकास से जोड़ करके देख सकते हैं। तो एक तरीके से शारीरिक विकास हो जाएगा, प्राणमय विकास हो जाएगा, फिर क्या है आपका मनोविज्ञान जो आपका देखा जाए भावनात्मक मानसिक विकास है, फिर यहाँ पे देखा जाए तो बौद्धिक विकास है, और फिर उसके बाद क्या है आध्यात्मिक विकास। ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक तरीके से जो कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि इसमें और भी चीजें जो शामिल की गई हैं। स्कूल एजुकेशन है, अर्ली चिल्ड्रंस जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बताया गया, टीचर एजुकेशन के बारे में बताया गया, एडल्ट एजुकेशन के बारे में बताया गया। तो ये सारी चीजें जो है इस फ्रेमवर्क में शामिल किया गया नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डिजिटल सर्वे फॉर नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क के भी इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बार जो फाउंडेशनल जो नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क है वो कितने आयु के वर्ग के, 3 से लेकर के 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया। चलिए यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ये करूंगी कि जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आई थी वो किस समिति के सुझाव के आधार पर आई थी। ध्यान रखिएगा उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में मुझे इनका नाम बताया। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि T20 क्रिकेट में
सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, विराट कोहली जो है वो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने, विराट कोहली ने अभी तक देखा जाए T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले ये भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं? तो 3794 रन बनाए हैं। वहीं हम दूसरे स्थान की बात करें कि T20 क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है उसमें दूसरे स्थान पे जो है कौन रहा, यानी कि दूसरा सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो वो रोहित शर्मा है, जिन्होंने 3741 रन बनाए। बहुत ज्यादा का मार्जिन नहीं, अप्रॉक्स लगभग 50 समथिंग है। और ये तीसरा स्थान देखा जाए तो तीसरे स्थान पे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मार्टिन गुप्टिल, और इन्होंने 3500 यानी कि 3531 रन है। ठीक है, तो T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है भारतीय खिलाड़ी, वो यहाँ पे देखा जाए विराट कोहली, दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा है, तीसरे नंबर पे अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें तो न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार एक्सट्रीम हीट के कारण भारत को कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है? देखिए एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्सट्रीम हीट यानी कि बहुत अधिक गर्मी की वजह से भारत को बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है। और क्वेश्चन आपसे यही पूछ दिया है कि इस रिपोर्ट में कितने बिलियन डॉलर का नुकसान बताया गया है। विकल्प देखिए क्या है, आपके ऑप्शन क्या है, 120 बिलियन डॉलर, 135 बिलियन डॉलर, 144 बिलियन डॉलर या फिर 159 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, तो 159 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है किसकी वजह से? हीट एक्सट्रीम, यानी कि जो एक्सट्रीम हीट है उसके वजह से, जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने ग्रुप सुना जिसका नाम है G20 देश। ठीक है, G20 ग्रुप के द्वारा जो कंट्री है, G20 के सदस्य देश है, उनके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, किसका आकलन करके? जलवायु क्रियाओं का आकलन करके। और इस रिपोर्ट का नाम है जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट यानी कि क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। और ये इस वर्ष देखा जाए जो 2022 की जो रिपोर्ट जारी की गई है वो 8वां संस्करण है, यानी कि इसके पहले 7 संस्करण जारी किए जा चुके हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो एक्सट्रीम वेव रहा है, एक्सट्रीम हीट रही है भारत में 2021 में, उसके कारण देखा जाए जो सर्विस सेक्टर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो विनिर्माण का सेक्टर्स है, जो एग्रीकल्चर, जो कृषि क्षेत्र है, जो कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में अपने घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का कितना परसेंट, यानी कि 5.4%, अगर इसको हम रुपए में देखें, डॉलर में देखें तो 159 बिलियन डॉलर की आय का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे परसेंट पूछे कि पूरे मतलब इन क्षेत्रों के जो GDP का कितना परसेंट, तो 5.4%, और अगर आपसे पूछ दे करेंसी में दे दे तो 159 बिलियन डॉलर आय का नुकसान हुआ है। किसके कारण से? एक्सट्रीम हीट, अत्यधिक गर्मी के कारण। और अगर इसमें पूछा जाए कि घंटे कितने नुकसान हुए हैं, जो श्रम घंटे थे, तो देश में जो हीट के संपर्क में आने से 167 बिलियन संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ है, जो कि बढ़ोतरी मानी जा रही है। किससे किससे? तो जो 1990 यानी कि 1990 से 1993 से जो है ये वृद्धि 39% की वृद्धि मानी जा रही है श्रम घंटों में नुकसान की। ठीक है, इसी हीट वेव के संपर्क में आने से। ठीक है, इस रिपोर्ट की बात किया जाए, अगर हम वैश्विक आधार पर इस रिपोर्ट में देखें तो यदि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो देश में श्रम उत्पादकता में कितने स्तर की गिरावट आने की संभावना है? तो 1986 से 2006 के स्तर से 5% की गिरावट आने की संभावना। ये बताया गया कि अगर जिस तरीके से जो वैश्विक तापमान अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस के दर से अगर वो बढ़ोतरी होता है, तो चूंकि आपको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो इस चीज को मतलब कम करने के लिए लगातार देशों को मोटिवेट किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि भैया वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें, जिससे ये जो जलवायु परिवर्तन के तरीके से उसको नियंत्रित किया जा सकता है।
और अगर हम देखें कि जो नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में या उसकी हिस्सेदारी में जो वृद्धि देश हम देखें, किस देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है या वृद्धि दर्ज किया, उच्चतम वृद्धि, तो उसमें देखा जाए यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है, 67%, फिर उसके बाद जापान देखने को मिलता है 48%, फिर मैक्सिको 40%, ठीक है। लेकिन अगर देखें सबसे कम वृद्धि दर्ज अगर देखा जाए रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में, तो रूस देखने को मिलता है 16%, फिर उसके बाद इटली 14%, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उच्चतम वृद्धि दर वाले जो देश है यूनाइटेड किंगडम, निम्नतर जो है कम वृद्धि वाले जो देश है वो रूस है, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए यानी कि 5th जनरेशन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? नोकिया, सैमसंग, सियोमी या फिर एप्पल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? नोकिया, ठीक है। तो नोकिया के साथ जो है जियो ने समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है हाई स्पीड 5G के लिए। आइए इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो रिलायंस जियो ने हाई स्पीड 5G नेटवर्क के लिए नोकिया के साथ, और दूसरा देखा जाए तो एरिक्सन के साथ जो है इन्होंने समझौता किया, साझेदारी की है, ठीक है। और ये समझौते की बात करें तो एक मल्टी ईयर डील है, और इस डील के तहत नोकिया और एरिक्सन, यहाँ पे एरिक्सन कंपनी के साथ मिलकर जियो ग्राहकों को हाई स्पीड 5G नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा रिलायंस जियो ने 5G सर्विसेज के लिए, 5G नेटवर्क के लिए नोकिया और एरिक्सन कंपनी के साथ क्या है, साझेदारी की। आप मुझे बताएंगे नोकिया जो है वो किस कंट्री की ये कंपनी है, ठीक है, किस देश की ये कंपनी है, ठीक है। चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पे, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि पोलियो के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिवस के साथ साथ पोलियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें देखना होगा। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को या फिर 26 अक्टूबर को? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अभी हम लोगों ने कुछ और भी चर्चा किया था कि 24 अक्टूबर को कोई अन्य दिवस में मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में वो मुझे बताइए। आइए थोड़ा सा विश्व पोलियो दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पोलियो के टीकाकरण के लिए और साथ ही साथ पोलियो उन्मूलन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस को देखा जाए, एक संस्था है जिसका नाम है रोटरी इंटरनेशनल, उसी के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? तो जो पोलियो जो वैक्सीन है, जो पोलियो वैक्सीन को बनाया था जिन्होंने, जिनका नाम है जोनास साल, तो जोनास साल का इस दिन जो है जन्म हुआ था 24 अक्टूबर को। इसी दिन के उपलक्ष्य में जो है रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, किसके प्रति? पोलियो टीकाकरण के लिए और पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक साल, हर साल जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और इन्होंने देखा जाए जोनास साल्क ने 1952 में पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ इन्होंने टीका का निर्माण किया था। इस वर्ष अगर देखा जाए दिवस, देखिए आपसे पूछा जाता है, दिवस के साथ साथ थीम भी पूछी जाती है, उसका विषय भी पूछा जाता है। तो डेज के साथ साथ देखिए अगर हम बात करते हैं विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है, तो माताओं और बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य, वर्ल्ड पोलियो डे इज अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। अगर हम बात करें पोलियो के बारे में, तो पोलियो जो है वायरस के कारण होता है और ये एक संक्रामक रोग है, मतलब एक से दूसरे को फैल सकता है। और ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। और ये किससे फैलता है? तो दूषित भोजन, अगर आपने दूषित भोजन किसी ने कर लिया या फिर गंदे पानी के इस्तेमाल, दूषित गंदा पानी का इस्तेमाल करने से पोलियो होता है। भारत में देखा जाए पोलियो की क्या स्थिति दोस्तों, तो पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत ने जो है 1995 में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भारत जो है पोलियो मुक्त कंट्री है, ठीक है। और इसको वर्ष 2014 में WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश जो है वो घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा, पोलियो मुक्त देश, ठीक है। अब आज के चलते हैं आज के अपने फैक्ट्स ऑफ द डे में। उसके पहले जैसा कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस के भी दौरान कुछ क्वेश्चंस किए जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे करिएगा, ठीक है। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है आज का कि जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बने हैं कौन? कौस्तुभ कुलकर्णी जो है वो जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बने। 3 साल की अवधि के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जय शाह, ठीक है। तो जय शाह जो है वो
भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं और इनके जो कार्यकाल की अवधि रहेगी वो 3 वर्ष रहेगी, ध्यान रखिएगा 3 साल के लिए किए गए। देखिए चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कांग्रेस मीटिंग थी और इस मीटिंग में देखा जाए तीसरी बार जो है चीन के राष्ट्रपति चुने गए, कौन, जो शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये पहले जो है ऐसे तरह से बने हैं, वहां के लगातार 3 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति जो है बन गए शी जिनपिंग। ठीक है, अगला है और काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। स्पेशल एक तरीके से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश हैप्कीडो संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मनीष सिंह को किया गया। ठीक है, मनीष सिंह जो है उत्तर प्रदेश हैप्कीडो संघ के अध्यक्ष बनाए गए। और आज का अंतिम है फैक्ट ऑफ द डे और अंतिम क्वेश्चन भी है कि भारत में कोयले के आयात को बंद करने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने अभी कोयले के आयात को बंद करने की घोषणा किया है और किस वर्ष तक, तो 2024 तक जो है भारत कोयले के आयात को बंद कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा फैक्ट ऑफ द डे। जैसा आज की क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ क्वेश्चन देखे और फिर उस क्वेश्चन के दौरान में मैंने आपसे क्वेश्चन किए जिसका आंसर आप करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।